आज हम लोग इतिहास पाठ 6 प्रारंभ करेंगे और इतिहास पाठ 6 जिसका नाम है मुगल दरबार इतिवृत्ति द्वारा इतिहास का पुनः निर्माण। क्या है? मुगल दरबार इतिवृत्ति द्वारा इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनः निर्माण। तो सबसे पहला हमारे मन में एक प्रश्न होगा, इतिवृत्त क्या है? पहला प्रश्न ये होगा। तो बड़ी आसान उत्तर है, इतिवृत्त उस वंश चरित्र को कहते हैं, उस वंश चरित्र को कहते हैं जिसमें शासक अपने दरबार में रहने वाले दरबारी इतिहासकार से अपने उपलब्धि, अपने वंशावली के बारे में लिखवाता है। शासकों के द्वारा अपने दरबार में निवास करने वाले, अपने दरबार में रहने वाले दरबारी इतिहासकार से अपने वंश चरित्र मतलब अपने खानदान के उपलब्धियों, उनकी परंपराओं और शान शौकत को लिखवाना इतिवृत्त कहलाता है। इतिवृत्त मतलब वंश चरित्र, अंग्रेजी में इसे क्रॉनिकल के नाम से जानते हैं। मन में एक प्रश्न होगा, तो ये इतिवृत्त लिखने की परंपरा प्रारंभ कहाँ हुई? तो मैं आपको बता दूं, आपने पुस्तक भी पढ़ा होगा, उसमें चर्चा किया गया है कि इतिवृत्त लिखने की परंपरा चीन में प्रारंभ हुई और चीन से प्रेरित होकर मतलब चीन से सीखकर भारत के शासकों ने, भारत के राजाओं ने, खास करके पहली बार मुगल वंश के शासकों ने अपने दरबार में रहने वाले दरबारी इतिहासकारों से, दरबारी विद्वानों से अपने वंश के उपलब्धियों को लिखवाने का काम किया। हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बता दें कि मुगल वंश में जितने भी राजा हुए, मुगल वंश या मुगल साम्राज्य, तो पहले मुगल साम्राज्य को जान ले कि मुगल थे कौन। तो मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल से हुई है। क्लास 11 में हम लोगों ने चर्चा किया है कि मंगोलिया के क्षेत्र में रहने वाले जो कुछ जनजाति थे, जो लोग थे, घुमक्कर या यायावर जीवन जीने वाले, उन्हीं को मंगोल कहा जाता है। और इन मंगोलों में एक था बाबर, जो 21 अप्रैल, कल थोड़ा हम नहीं 21 अप्रैल त्रुटि हो गई थी, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक, अफगान शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। और इब्राहिम लोदी को पराजित करके लोदी वंश के जगह एक नए राजवंश की स्थापना किया। उस राजवंश को मुगल वंश या मुगल साम्राज्य के नाम से जानते हैं। मुगल वंश का शासन काल की बात करें तो मुगलों का शासन 1526 टू 1858 तक। ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली पर मुगलों का शासन रहा है। लेकिन इन शासन को हम दो वर्गों में बांटकर पढ़ते हैं। 1526 से 1858 ईस्वी का जो शासन काल है, जो अवधि है, इसमें जितने भी राजाओं ने राज किया, उनके राज्य को हम दो वर्गों में बांटते हैं। जैसे एक आता है बड़े मुगल या महान मुगल, और दूसरा आता है छोटे मुगल। हाँ, भी कह सकते हैं पूर्ववर्ती मुगल या उत्तरवर्ती मुगल। आप इसको अपने तरीका से, कोई दिक्कत नहीं। बड़े मुगल, छोटे मुगल, इसको कहेंगे पूर्ववर्ती मुगल, ऐसे कहेंगे उत्तरवर्ती या परवर्ती मुगल। अच्छा, बड़े मुगल में
सबका नाम नहीं लूंगा, बाबर से औरंगजेब तब आता है। बाबर से औरंगजेब तब कुल मिलाकर 6 राजा हैं यहाँ पर। तो इनको हम बड़े मुगल कहते हैं या पूर्ववर्ती मुगल कहते हैं, और हमारे सिलेबस से पाठ्यक्रम में बाबर से औरंगजेब तब ही पढ़ना है। मैक्सिमम मार्क यही पढ़ा जाता है। और औरंगजेब का जो बेटा था मुअज्जम, 4 बेटा था इनके पास भी, जो सबसे बड़ा बेटा था मुअज्जम, मुअज्जम से बहादुर शाह, जफर तक को हम उत्तरवर्ती मुगल या छोटे मुगल के नाम से जानते हैं। आपको बता दें, इन बड़े मुगल में 2 ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपना क्रॉनिकल खुद लिखा, अपना इतिवृत्त खुद लिखा। कई बार कंपटीशन में आया है। इन बड़े मुगल में 2 ऐसे मुगल थे, हम नाम लेते हैं। सबसे पहले बाबर का, जिन्होंने अपना क्रॉनिकल, अपना इतिवृत्त तुजू के बाबरी के नाम से तुर्की भाषा में खुद लिखा। राइट, बाबर पढ़ा लिखा था। बाबर ने अपना इतिवृत्त, अपना जीवन चरित्र, अपना वंश चरित्र खुद तुर्की भाषा में, ऑटोबायोग्राफी तुर्की भाषा में तुजू के बाबरी के नाम से लिखा। उसी तुजू के बाबरी को आगे चलकर बाबर के पौत्र अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया गया। बाबर के बाद बाबर का पौत्र नहीं, प्रपौत्र जहांगीर, नाम था तुजुक ए जहांगीरी। चर्चा होगी सब पर। हमने कहा सबके बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग चर्चा करेंगे, ये 6 के बारे में। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी स्वयं तुर्की भाषा में लिखा। और बाबर के बाद एक और दूसरा मुगल शासक थे जिनका नाम था सलीम, जो इतिहास में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध है। इनका वास्तविक नाम होता है सलीम। इनके पिता इनके प्यार से शेखू बाबा के नाम से बुलाया करता था। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़े चित्रकार थे। तो तुजू के जहांगीरी को इन्होंने खुद लिखा। बाकी बाबर के बाद हुमायूं हुए। तो हुमायूं का तो आधा से अधिक जीवन इधर उधर भागने में ही व्यतीत हो गया, साम्राज्य में शांति व्यवस्था को बहाल करने में ही समाप्त हो गया। तो हुमायूं ने अपनी आत्मकथा खुद नहीं लिखी। हुमायूं का इतिवृत्त उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा, और वह भी गुलबदन बेगम अपने भतीजा अकबर के कहने पर लिखा था। ठीक है, अकबर के कहने पर गुलबदन बेगम ने हुमायूं के जीवन चरित्र हुमायूंनामा को लिखा था। तो कई बार पूछा गया प्रश्न है कि गुलबदन बेगम कौन थी। तो ये अलग बात है कि हुमायूं की बहन थी, बाबर की बेटी थी, अकबर की बुआ थी, ये तो बात हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो एक लेखिका थी। आपसे इसे पूछा था कि गुलबदन बेगम क्या थी, कौन थी, तो परिचय में दे दिया। लेकिन प्रश्न की क्या थी, तो गुलबदन बेगम एक। उसके बाद बाबर की, अकबर की बात करते हैं तो अकबर का इतिवृत्त को अकबरनामा कहते हैं, और अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया। अकबर के बाद राजा बनते हैं जहांगीर। कौन राजा बनते हैं? जहांगीर। और इनके जीवन वृत्त का नाम है तुजू के जहांगीरी। और तुजू के जहांगीरी की रचना जहांगीर ने खुद किया फारसी भाषा में। शाहजहां आते हैं, और शाहजहां के क्रॉनिकल का नाम होता है पादशाहनामा या बादशाहनामा। दोनों पादशाहनामा ही है, और पादशाहनामा नाम से 2 पुस्तक है, और दोनों पुस्तकों अलग अलग विद्वान ने लिखा है।
तो ये निर्भर करता है कि आपके परीक्षा में ऑप्शन में किसका नाम देता है या दोनों का नाम देता है। तो पादशाहनामा के नाम से एक पुस्तक अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है। शाहजहां के इतिवृत्त को, क्रॉनिकल को क्या कहते हैं? पादशाहनामा, जिसके लेखक कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी। और दूसरा है मोहम्मद अमीन कजवीनी। तो मोहम्मद अमीन कजवीनी और अब्दुल हामिद लाहौरी दो अलग अलग व्यक्ति हैं और दोनों ने पादशाहनामा के नाम से शाहजहां के जीवन वृत्त को लिखने का काम किया है। अलग अलग बुक है, बातें सेम है, अलग अलग। उसके बाद आता औरंगजेब, इनको जिंदा पैर, इतिहास में आलमगीर के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मांध कट्टर शासक था ये पहले शासक थे भारत के इतिहास के जिन्होंने हिंदुओं के मंदिर को सार्वजनिक रूप से तोड़ने का आदेश दे दिया था। जजिया कर जिसको अकबर ने समाप्त कर दिया था, इन्होंने पुनः लागू कर दिया। मतलब इन्होंने इस्लाम के सिद्धांतों को कड़ाई से लागू करने का क्या किया? काम किया। मैं इनके बारे में चर्चा करूंगा। अब मैं नहीं कह सकता हूं कि अच्छे थे बुरे थे। राजा थे, अपने बाप को जेल में रख दिया सत्ता प्राप्त करने के लिए। बाप मर गया तो बाप के सबको कंधा देने नहीं गया। शाहजहां, साधारण नौकरों ने शाहजहां का अंतिम संस्कार किया, दफन किया, लेकिन ये नहीं गया। लेकिन एक और बात इनके बारे में कहा जाता है, पीसीएस में एक दो बार हमने देखा है क्वेश्चन को, कि वह कौन मुगल बादशाह था जिसको मरने के 30 दिन के बाद दफनाया गया? औरंगजेब ही था। क्योंकि यह भी जब मरे दक्षिण भारत में तो इनके भी 4 संतान थे। इनका लाश यूं ही चिलकवा नोचता रहा, कीड़े लगते रहे, लेकिन इनका चारों बेटा राजा बनने के लिए आपस में लड़ता रहा और लड़ने के बाद 1 महीने के बाद दफनाया गया। तो शुरू से हमने बताने का, ये कहने का उद्देश्य ये है कि इंसान को इस जन्म में ही अपने कर्म का सजा फल भोगकर मरना पड़ता है। जैसा करोगे वैसा भोग के मरोगे। हमारे जन्म नहीं हुआ तो हुआ, मैं बताऊंगा तो लगेगा आपको कि नहीं, इन्हें जो अपने पिता के साथ गलती किया उसको भोग के जाना पड़ा। इसे खैर मुद्दे पर आते। तो औरंगजेब की बात होती है। तो औरंगजेब जब शासक बने तो इन्होंने इस्लाम के नियमों को कठोरता से लागू किया। इन्होंने दरबार में नाच गान संगीत सबको रोक लगा दिया। और एक बात बता दूं, यदि आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो एक प्रश्न याद कर लो। पटना कलम शैली एक प्रश्न आता है, 4 गो प्रश्न है, तो वहां से एक प्रश्न हर साल पूछता ही है। मधुबनी पेंटिंग, पाल कला शैली, पटना कलम शैली और समझ गए एक मौर्य कला। 4 में से एक प्रश्न फिक्स है, 38 नंबर। तो यहां प्रश्न ये है कि पटना कलम शैली, सागर में गागर नहीं, गागर में सागर भरना होता है, मुद्दे की बात करना होता है। तो प्रश्न है कि औरंगजेब ने अपने दरबार में नाच गान, इतिहास लेखन सबकी परंपरा पर रोक लगा दिया था। तो उनके दरबार के जो भी गायक, संगीतकार, चित्रकार सब लोग भागे, पटना में आके बस गए और यहीं पर एक नई कला शैली का विकास किया, उसको पटना कलम शैली। इसको तो बाद में चर्चा उसके तरीका से पढ़ना होता है, जब बीपीएससी तैयारी करोगे तो वहां अनुसार। तो यहाँ प्रश्न क्या है कि इन्होंने इतिहास लेखन पर रोक लगा दिया था, लेकिन औरंगजेब के क्रॉनिकल को भी आलमगीर नामा के नाम से कासिम शिराजी नामक व्यक्ति ने क्या किया था? लिखा था। तो ये तो मेरा था कि इतिवृत्ति क्या है, हमने इस पर चर्चा किया। अब आते हैं मुगलों का संक्षिप्त परिचय। जितना आपके पाठ्यक्रम में हमको जानना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? बाबर के बारे में। पहला बात तो बाबर का शाब्दिक अर्थ होता है बाघ। बाबर जिसका शाब्दिक अर्थ बाघ होता है। इनका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के फरगना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। मध्य एशिया के फरगना नामक गांव में बाबर का क्या हुआ था?
जन्म हुआ था। मध्य एशिया में आपको बता दें ईरान इराक में आ जाता है, फरगना, हाँ उज्बेकिस्तान, फरगना में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा। याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न अगर आपसे हो जाए कि बाबर की पैतृक उपाधि क्या थी? मिर्जा। बाबर की पैतृक उपाधि क्या थी? मिर्जा। बाबर के पिता उमर शेख अली मिर्जा या उमर शेख मिर्जा, और इनके माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम। नहीं, नाम को सुनने में किसी प्रकार कमेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं ज्यादा सुनो, हंसने से प्रश्न को टाला नहीं जाएगा, लेकिन याद करने से एक नंबर लाया जा सकता है। हमने कल के क्लास में कहा, बहुत बच्चों जो समझा सो गुड, नहीं समझा सो वेरी गुड वाली बात है। हमने कहा गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसको चुनने नहीं आता है। चयन करना जिस दिन अगर हम सबको आ जाए तो हम भी गरीब नहीं रहेंगे, बस केवल और केवल हमें चुनने नहीं आता है। बात हमने कहा कि रात को लेकर ऐसा सोचा होगा, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं, क्योंकि सोचने के लिए उतना है ही नहीं। हाँ हाँ, थोड़ा देर के बाद छोड़ दिए, क्यों टेंशन लेने जाएगा, सर की जिम्मेवारी है, पापा जी की जिम्मेवारी है। तो प्रश्न क्या है? उमर शेख मिर्जा इनके पिता थे और माता का नाम था कुतलुग निगार, जो महान मंगोल नेता यूनुस खान की बेटी थी। किसकी बेटी? यूनुस खान की बेटी थी। एक बात आया यहाँ पर, बाबर के नाना का नाम क्या था? गलत, यूनुस खान। यूनुस खान की बेटी थी ना। अब बाबर जो थे 8 भाई बहन थे, मतलब उमर शेख मिर्जा के कितने संतान? हाँ 8 संतान था, 3 गो बेटा 5 गो बेटी। इस बाबर जो था सबसे छोटका, सबसे बड़ा, सॉरी सबसे क्या था? बड़ा था। बाबर अपने पिता की तरफ से, बाबर जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बाघ। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज था। क्या वंशज? बाबर अपने पिता की ओर से, अपने बाबूजी के खानदान की तरफ से, बाबू होंगे, उनके बाबूजी होंगे, उनके बाबूजी होंगे, किसका वंशज था? तैमूर लंग। नाम तो तैमूर लंगड़ा था थोड़ा। 1398 ईस्वी में इंडिया पर आक्रमण किए थे तैमूर लंग, और ये होंगे विजय पर्व। एक हिंदी साहित्य में है कहानी, छोटी सी। रमजान का महीना होता है, अचानक अफवाह फैलता है कि तैमूर लंग के बेटा को किसी ने मार दिया। तैमूर लंग ने आदेश दिया कि दिल्ली के सभी लोगों को काट दिया जाए। हमने साहित्य पढ़ा है, आप नहीं पढ़े तो आपकी समस्या है, याद आ रहा होगा सबको। 50,000 दिल्ली वासियों को कत्ल करवाया। संयोग से तैमूर लंग अपने सिपाही से घर में घुसा, लूट फूट सब करता था। वहां पर एक बच्चा, रमजान के महीना का अंतिम तिथि था, रोजा, ये ईद, दूध लाने गया था। सिपाही उसकी दादी थी, अपने था, घर में घुस कर तोड़फोड़ कर रहा था। बच्चा आया, अरे तुमको मेरे घर में घुस के आ गया? नहीं, मेरे बिना परमिशन के हमारे प्रॉपर्टी में घुस गए, किस सोच के? दादी के धमका रहा है कि तेरा घर में कोई जवान आदमी है, ओकरा हम काटेंगे। निकाला चाकू, देखो भोरी भोरी पिजाए हैं, मेरे घर से निकलो तो अपना हाथ काट लिया। हमारा हाथ सट, तो जब हाथ काटे तो गर्दन काट देते। छोटा बच्चा तैमूर लंग समझ गया कि करेजियस की कमी इंडिया में, उसके घर को छोड़कर निकल गया। तब तक पता चलेगा कि नहीं तो जिंदे था, झूठ का अफवाह फैल गया। राजा तक इसके आक्रमण के कारण दिल्ली के जो राजा थे, राज छोड़ के भाग गया था बाहर दूसरी जगह। इतना बड़ा खूंखार तैमूर लंग के वंशज उमर शेख मिर्जा कैमा 5वां, और कुतलुग निगार खानम जो यूनुस खान की बेटी थी, आपको बता दें यह चंगेज खान के 14वां वंशज था।
चंगेज का क्या वंशज, 14वां वंशज था ये। चंगेज खान बाबर के माता पक्ष के 14वां पीढ़ी पर था। क्योंकि बाबर के शरीर में मंगोल और तुर्क दोनों का खून था, इसलिए बाबर को हम चगताई तुर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबर को के रक्त में, खून में मंगोलों का भी रक्त था और तुर्कों का भी था, इसलिए बाबर को हम चगताई तुर्क के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि बाबर मात्र 11 वर्ष का था तो बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। गलती हो गई है। बाबर मात्र 11 वर्ष का था तो उमर शेख मिर्जा की मृत्यु होती है। कब? 8 जून 1494। मिलाना अपने से है, हमसे गलती होगी तो हम सुधारते हैं कि नहीं सुधारते हैं? तो सबसे गलती होता है, इंसान ही गलती करता है। जो गलती ना करे वो इंसान क्या हो गया? और जो गलती कर दे सुधार ले और अच्छी बात है। हाँ, 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर बाबर का उम्र माइनस करोगे तो 11 वर्ष पूरा रहा है। 11 वर्ष की अवस्था में बाबर कहाँ का? फरगना का शासक बना। कहाँ का? हाँ, बाबर फरगना का शासक कब बना? 1494 ईस्वी। मात्र इस समय इनका उम्र 11 वर्ष का था। बात बुझ गए? बाबर जिसका शाब्दिक अर्थ बाघ होता है, बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। इन्होंने सोचा कि यदि अपने राज्य को सुरक्षित रखना है, संतुलित रखना है, तो हमें अगल बगल के छोटे छोटे राज्य को जीतकर एक ऐसे राज्य को जीतना होगा जिसका धाक था, नाम था, तो इनके खानदानी राजधानी था तैमुरलंग का ये समरकंद। इन्हें सीधा बनाया कि हम किसको जीत लें? समरकंद। समरकंद को जीतने का इन्होंने निश्चय कर लिया, प्रण कर लिया कि समरकंद को जीत लेंगे और समरकंद को जीत करके हम संप्रभु शासक के रूप में अपने आप को क्या कर लेंगे? घोषित कर लेंगे। और बाबर ने 1497 ईस्वी में समरकंद को जीत लिया। तैमुरलंग की राजधानी थी कौन? समरकंद। समरकंद को जीता और समरकंद के राज सिंहासन पर बैठ गया। लेकिन एक बात है कि मात्र 100 दिन ही यहां ठहर सके। समरकंद को जीतने के बाद मात्र 100 दिन यहां ठहरे और यहां से इनको क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। हाँ, लगभग 3-3.25 महीने बाद इनको भागना पड़ा। इनको कुछ जनजातियों ने क्या कर दिया? खदेड़ दिया। हालांकि बाबर ने दूसरी बार तीसरी बार उसको जीता, जीतने का प्रयास किया। लेकिन बाबर ने एक बात समझ गया कि हम बार बार जीतते हैं, बार बार हमको भगा दिया जाता है, मतलब यहां हम एस्टेब्लिश्ड नहीं कर सकते हैं। बार बार हमें किसी के आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। सब ही हमारे रिश्तेदार, नातेदार, चाचा, भतीजा, भाई सब। एक ऐसे क्षेत्र में हमें चलने की जरूरत है जहां हमारा विरोध करने वाला क्या हो? कम हो, और जहां राजनीतिक शून्यता की स्थिति हो। तब भारत के वर्तमान उत्तर पश्चिम सीमा पर देखे, जहां आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, वह राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी। बात समझ गए? कोई ऐसे योग्य शासक थे नहीं, इधर की ओर पलायन किए। और आपको बता दें 1504 ईस्वी में कब काबुल को जीता। बाद में 1504 में बाबर ने काबुल को जीता, भेरा के किला को जीता 6-7 में। और 1504 में काबुल को जीतने के बाद भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर जब अपनी स्थिति मजबूत कर ली, तो 1507 ईस्वी में कब बाबर ने अपनी पैतृक उपाधि को त्याग दिया और 1507 में काबुल, कंधार सबको जीतने के बाद यहाँ पर बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण कर लिया। बादशाह का मतलब राजाओं का राजा, बादशाह का मतलब राजाओं का राजा की उपाधि 1507 में काबुल, कंधार वगैरह को जीतने के बाद धारण कर लिया। बाबर जब भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर था तो भारत के 2 राजा
एक राजपूत और एक मुस्लिम। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय दिल्ली का जो शासक था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या नाम था? जो लोदी वंश का अंतिम शासक था और ये अफगान था। क्या था? लेकिन बहुत बुरा इंसान था ये अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा बिहेव नहीं रखता था। इनका चचेरा भाई था दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी, जो पंजाब का सूबेदार था। वो नफरत करता था इसके बिहेवियर के कारण। तो बाबर जैसे ही भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर था तो इस बात की सूचना मिली दौलत पंजाब के गवर्नर सूबेदार दौलत खान और आलम खान लोदी को, एक विदेशी आया हुआ है, क्यों ना इसी के गर्दन पर बंदूक रख के इब्राहिम लोदी को उड़वा दिया जाए। तो हाँ, तो दौलत खान लोदी या आलम खान लोदी ने जाके बाबर से क्या हुआ, मिला और कहा कि आप दिल्ली पर क्या करो, आक्रमण करो, भारत पर आक्रमण करो। उस आक्रमण में मैं आपको क्या करूंगा, सपोर्ट करूंगा। इसी समय एक राजपूत राजा, मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप ने अपना चिट्ठी लेकर एक आदमी को भेजा था, राणा संगा। राणा संगा ने अपने आदमी को चिट्ठी लिख के भेजा, क्या करो, दिल्ली पर आक्रमण करो। कई राणा संगा को लालच किया थी। तो राणा संगा चाहता था कि अभी तक जिस मुसलमान ने इंडिया पर आक्रमण किया, उस साथ पाठ चलेंगे तो हमें चर्चा करोगे विशेष। वो आया, लूटा, चला गया। राणा संगा के दिमाग में भी था कि बाबर भी आएगा, लूटपाट करेगा, क्या हो जाएगा, चल जाएगा। और राणा संगा सोचता था कि दिल्ली की गद्दी पर हम बैठे। जब इब्राहिम लोदी, अरे भाई सत्ता की लालच थी, सत्ता के लिए संघर्ष था, बेमनस्यता थी यहाँ पर कि भाग जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे। उसे क्या पता ये तो बड़ी दुख दर्द में इंडिया क्यों आ रहा है, वो तो आएगा तो इंडियन बन जाएगा। अन्य मुसलमानों में और मुगलों में बहुत डिफरेंस है। मुगल इंडिया को अपना मातृभूमि मान लिया, लूटा नहीं, और लुटवो के तो इंडिया में इन्वेस्ट किया, जो आगे चलकर हमारे धरोहर के रूप में आज काम कर रहा है। और बाबर से पहले चाहे वह महमूद गजनवी जिन्होंने 17 बार आक्रमण किया, उससे पहले, उसके बाद गौरी आए, इस लोगों ने लूट कर ले गया। अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, कारण कुछ और अलग था, लेकिन उन्होंने भी लूटपाट मचाने का काम किया था। लेकिन मुगल ही ऐसा था जो आया तो इंडिया को लूटा नहीं, इंडिया को अपना मातृभूमि मान लिया। खैर आइए मुद्दे पर। निमंत्रण दिया, बात तो ये कि आप आए मुझे मार। बाबर भारत पर आक्रमण किया नहीं, भारत पर आक्रमण करने के लिए उसे निमंत्रण दिया गया। गलत कि सही? पंजाब के सूबेदार राणा संगा का भी चिट्ठी मिला। बाबर पहले से तो हिम्मतगर था ही, देखा कि बड़े बड़े राजा हमको सपोर्ट करने का हिम्मत क्या हो गया, और बढ़ गया। मतलब इनको निमंत्रण देने वाले में था आलम खान लोदी, लोदी, दौलत खान लोदी और राणा संगा। मेवाड़ का कौन था? इन्होंने किया। बाबर इन सबके सपोर्ट पर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान, कहां? आया। एक और बाबर की 12,000 सेना और दूसरी ओर इब्राहिम लोदी के 3 लाख सेना। बाबर तो छक्का छूटने लगा, लेकिन बाबर के पास सब कुछ था। युद्ध, बंदूक तुमको धरा दिया जाए, लेकिन इस टाइगर को दबाने के लिए कलेजा ना हो तुमसे नहीं चलेगा। गलत कि सही? ट्रिगर दबाने के लिए भी कलेजा चाहिए। लेकिन पास बहुत चीज था, 3 लाख सेना था, लेकिन सेना को रखने की, सजाने की, लड़ने की पद्धति नहीं थी। बाबर उस 12,000 सेना को सुसज्जित तरीके से लगाया। इन्होंने तुगलमा युद्ध नीति अपनाई। कौन नीति? तुगलमा युद्ध नीति की। अगर ये सेना ओकरा पीछे 2 गो सेना, ओकरा पीछे 10 गो सेना, ओकरा पीछे 20 गो सेना, दुश्मन को लगे एक गो तो है ये,
उससे क्या पता पीछे लाइनें हैं। चीन में जो अपनाया जाता था हाँ हाँ, तुगलामा नीति मतलब आगे एगो होता है, चौहान कौन नीति अपनाया था जो पहाड़ के पीछे छोड़ के वो छापामार होता है, गुरिल्ला, वो अलग बात है। मेरा कहना कि आगे ऐसे रहेगा, सिर्फ वैसे जाएगा, सामने को लग रहा है आगे 2-4 गो है ये एक पास है, लेकिन पीछे पूरा फौज होगा। 12,000 को 12 लाख की तरफ उन्होंने कर दिया। युद्ध के मैदान में जगह जगह गड्ढा खोद दिया, किसी ना दौड़ते कहीं ना में गिरेगा, जो एक बार गिर गया उसको दोबारा उठने का मौका क्या होता है। और दूसरी बात, बाबर के पास क्या था, तोप था, बंदूक था। भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग, बंदूक का प्रयोग, तोप का प्रयोग बाबर ने ही किया था। और बाबर के पास कुशल निशानेबाज था, उस्ताद कमाल और मुस्तफा जैसे निशानेबाज था। उन दोनों के सहयोग से 12 बजे तक युद्ध खत्म कर दिया। और इनका सजाने का तरीका क्या था, सबसे आगे रहेगा हाथी, ओकरा पीछे रहेगा घोड़ा, ओकरा पीछे रहेगा पैदल सेना, और सबसे पीछे रथ वाला। अब गोली चलता था हाथी के लगेगा तो हाथी सनकेगा ना, हाथी अपने से ना कुचलते लगा भागने। तो बाबर अपने कुशल युद्ध नीति के तहत बारूद मैंने गन पाउडर, तोप, इस सब की सहायता से युद्ध को क्या कर लिया। इतना खुश हुआ कि अपने सारे काबुल वासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार दिया था। और इसी सब अवसर पर अपने बेटा हुमायूं को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मिला था। युद्ध राजा जितने पर खुशी में बांटता है, तो बाबर ने सभी काबुल वासियों को एक एक चांदी का सिक्का उपहार में दिया। इस कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। बाबर के दानी स्वभाव के कारण क्या कहते हैं, बाबर ने लगभग 1200 बाग बगीचा लगाया इंडिया में जहां तहां, इसलिए बाबर को उपवनों का राजकुमार भी कहा जाता है। बाबर पानीपत के युद्ध को जीता, जीतने के बाद अपने आप को दिल्ली मतलब आगरा का उस समय था हिसाब का शासक, आगरा का सुल्तान बादशाह घोषित कर दिया। अगला दिन मस्जिद में अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और घोषणा किया कि हम इंडिया से जाने वाले, क्योंकि यहाँ के अपने जलवायु, यहाँ के लोग हमको क्या है अच्छे लगते हैं। जैसे ही बाबर ने घोषणा किया कि हम यहाँ जाने वाले नहीं है, दिमाग सनका किसका, राणा संगा को, ये तो काम में करवा जाएगा, ये नहीं जाएगा तो फिर हमारा सपना सपने रह जाएगा, कभी मेरा सपना अपना, हम तो दिल्ली के गद्दी पर अपने आप को बैठा ही नहीं सकते हैं। परिणाम क्या हुआ, 1527 में बाबर एंड संगा, सीधे लिखता हूं, राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध 1527। लेकिन इस युद्ध में बाबर का पसीना निकलना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि राणा संगा इब्राहिम लोदी नहीं था। उदाहरण ले लो कि तुम्हारा जितना वेट है उतना से अधिक वेट कर तलवारें चलाता था राणा संगा। 80 किलो का शरीर उसका भाला था। उसका जो भाला था वही 80 किलो का था, और वो हाथी पर चढ़ के लड़ने चलता था। वो घोड़ा में क्षमता नहीं थी, घोड़ा उसका वेट को लेके चल सके, रथ पर जल्दी नहीं चलता था। रथ भी उसका घोड़ा, कई घोड़ा उसके रथ को खींचता था, वो अपने खुद चलाता था। उसका ढाल, तलवार और भाला ये सब मिलाकर लगभग 1.5 कुंटल का था, उतना पीठ पर रखता था हमेशा। उसका नगारा इतना बड़ा था कि नगारा पर चढ़कर नगारा बनाना पीटता था बांस से। 3 किलोमीटर दूरी तक उसके नगारा का आवाज जाता था। ढोल बड़ा वाला इतना बड़ा था कि 20 को 30 को लोग मिलकर बांस पीटता था सीधा। बाबर का ये हो गया, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है। युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने नया नया षड्यंत्र रचा। पहला जिहाद का नारा दे दिया। जिहाद का मतलब है धर्म युद्ध। भारत में जिहाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया। किस युद्ध में? खानवा में छोड़िए दिया, खानवा के युद्ध में। शराब न पीने की कसम खाई। बहुत बड़का शराबी था अकबर, कि शराब नहीं पिएंगे। बोतल को तोड़ा था। मैदान में, युद्ध के मैदान में शराब न पीने की कसम खाई, जिहाद का नारा दिया, शराब के बोतल को तोड़ा था। और मुसलमान व्यापारी को कहा कि युद्ध में तुम हमको क्या दो, साथ दो, जितने का तमगा कर। कौन कर?
तमगा कर माफ कर देंगे। लेकिन फिर भी युद्ध राणा संगा के पक्ष में ही जा रहा था। लड़ने के क्रम में एक सेना राणा संगा पर तीर चला दिया। नियम है, सेना सेना से लड़ेगा, राजा राजा से लड़ेगा। वहां पर थोड़ा सा चिटिंग हुआ। एक सेना ने राणा संगा को तीर से मारे, तीर जाकर संजोग से क्या लग गया, आंख में लग गया। हालांकि राणा संगा को 80 को तीर लग चुका था पहले से, लेकिन फिर भी परवाह नहीं था उसे। आंख में जैसे लगा तो दिक्कत हो गया, हाथी पर से क्या हो गया, गिर गया। सेना में भगदड़ मच गई कि हम लोग हार गए। उनके आदमी पीछे रथ लेके चल रहा था, उस पर लादा भाग गया। उसी घाव से आगे चलकर मृत्यु उनकी हो जाती है। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि शायद उनको किसी ने अपने आदमी ने जहर दे दिया था। खैर, जो खानवा के युद्ध में भी जीत गए, लेकिन जिहाद का नारा दिया, शराब के बोतल को तोड़ा, तमगा कर को माफ करने की घोषणा किया था। उसके बाद तीसरा जो लड़ाई लड़ा, चंदेरी का युद्ध 1500 बाबर और मेदिनी राय के बीच। बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। और इस युद्ध में भी बाबर क्या हो गया, जीत जाता है। और 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। 1500 बिहार और बंगाल का शासक था, नहीं, नुसरत खान लोदी। कौन था, बिहार बंगाल का था महमूद खान लोदी। हाँ, उसी का था महमूद खान लोदी। इब्राहिम लोदी बन के अंतिम शासक कैसे हो गया? अरे भाई, गवर्नर साइज था, छोटा छोटा राजा था सबका, वो तो मेन था ना, महमूद खान यहाँ का राजा था। बाबर ने घाघरा के युद्ध में महमूद खान लोदी को भी क्या कर दिया। इसलिए तो बाबर भारत में केवल 4 युद्ध लड़ा, पानीपत, खानवा, कहा गया चंदेरी और घाघरा। पान खा चल घर ना, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, मर गया। हाँ, चाय, चंदेरी मैंने चाय पी लिया। बाबर शराबी स्वभाव का, कई तरीका से अपना अपना तरीका होता है। पान खा चल घर, ये भी ठीक है, आसान है। बाबर इतना होने के कारण आपको बता दें, शराबी ज्यादा था, बाबर का स्वास्थ्य गड़बड़ा गया। बाबर के 4 गो बेटा था। बाबर को संतान कितने थे, 4। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, 4 गो बेटा था बाबर को। एक बेटी थी गुलबदन बेगम, पत्नी कौन थी, माहिम सुल्ताना पत्नी थी इनकी। बाबर का स्वास्थ्य खराब हो गया, बाबर स्थिति गड़बड़ाने लगा उनका। तो बाबर ने अपने 4 बेटा को बुलाया। उसमें सबसे बड़ा कौन था, हुमायूं। हुमायूं को कहा कि देखो, 4 भाई मिलजुल के रहना, विवाद किसी प्रकार का, हमारा जो भी प्रॉपर्टी है 4 भाई, गांव वाला हिस्सा बराबर बराबर क्या कर लेना, बांट लेना, अब मिलजुल के रहना नहीं। और ऐसा कहने के बाद बाबर की आगरा में मृत्यु हो जाती है। बाबर का आगरा में जब इंतकाल हो जाता है, तो बाबर को मरने के बाद आगरा के आराम बाग में, आगरा के आराम बाग में, इसी आराम बाग में ताजमहल है, जान लो। अब ग्रुप डी बनोगे तो ताजमहल कहाँ है, आगरा में। यूपी से पूछेगा ताजमहल कहाँ है, तो लिख ले रहेगा आगरा, लेकिन नहीं वहां लिखेगा आराम बाग लिखा रहेगा। तो आगरा के हर महादेव, आगरा के आराम बाग में बाबर को दफनाया गया। लेकिन बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजू के बाबरी। तुजू के बाबरी को पढ़ा गया तो उसमें लिखल था कि हमें काबुल बेहद पसंद है। क्या पसंद है, काबुल बेहद पसंद है। तो पुनः बाबर के कब्र से उनके लाश को निकाला गया और वहां से ले जाकर के
काबुल में दफनाया गया। तो कोई आपसे पूछे कि बाबर का कब्र कहाँ है? काबुल में। मकबरा कहाँ है? माने कब्र के ऊपर जो भवन बनते हैं छोटे या बड़े, उसी को हम कहते हैं मकबरा। बाबर विद्वान था। बाबर ने पद लेखन की एक नई शैली का निर्माण, उसका नाम था मुबाय्यान। मुबाय्यान पद लेखन की शैली का विकास किया था। और बाबर ने बहुत सारे कविताएं लिखी थी। उन कविताओं का संग्रह जिस किताब में, उसका नाम है दीवान। बाबर के पदों का संग्रह दीवान में नाम है। बाबर को हम कलंदर भी कहते हैं, चर्चा किया हूं। कलंदर भी कहते हैं इनके दानी स्वभाव के कारण। और आपको बता दें कि बाबर को उपवनों का राजकुमार भी कहते हैं। उपवनों का राजकुमार क्यों कहते हैं? 1200 था सर, 1200 वालों लगभग 1200 अधिक बाग बगीचा लगाने के कारण इनको हम उपवनों का राजकुमार कहते हैं।